इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने जितना भी पढ़ा है उससे रिलेटेड IIT JEE में प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो करने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले स्क्रीन पर कुछ एक क्वेश्चन दिखाई देगा, पहले आप उसे सॉल्व करने की कोशिश करना, फिर उसके बाद अपना सॉल्यूशन देखना, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा अपनी स्क्रीन पे, अ होलो मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। मतलब एक रेडियस, एक स्फीयर है, मेटेलिक स्फीयर है जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, इज चार्ज सच दैट द पोटेंशियल ऑन इट्स सरफेस इज 10 वोल्ट। द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज, और 4 ऑप्शन गिवन है हमें। फर्स्ट है 0, सेकंड है 10 वोल्ट। ए ऑप्शन में ऑप्शंस लिख देता हूँ। ए ऑप्शन से 0, बी ऑप्शन है 10 वोल्ट, सी ऑप्शन से हमारा सेम एस एट अ पॉइंट 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सरफेस। और डी ऑप्शन है हमारे पास सेम as at a point 25 centimeter away from the surface। ठीक है, अब देखिए हमारे पास डायग्राम से समझते हैं। जैसे कि मान लो एक स्फीयर, इस मेटेलिक स्फीयर है जो कैसा है, होलो है, ठीक है। तो जो कुछ भी चार्ज आएगा इस सरफेस पर ही आने वाला है, ठीक है। इस सरफेस पे जितना भी चार्ज, उसकी वजह से पोटेंशियल कितना क्रिएट हो रहा है, 10 वोल्ट। अब देखिए एक हमारे पास फॉर्मूला है, या फिर समझ लीजिए कंडीशन है कि अगर स्फेरिकल हमारे पास कोई मेटेलिक स्फीयर होगा, स्फेरिकल होलो मेटेलिक का हमारे पास स्फीयर है, तो उसमें क्या होगा कि जो सरफेस पे पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल इनसाइड होने वाला हर पॉइंट पे। मतलब कि यहाँ पर इनसाइड में हम किसी भी पॉइंट पे देख लें, पोटेंशियल की वैल्यू क्या होने वाली है, सेम। रीजन क्या है इसका, रीजन है E इज इक्वल टू dV/dr, ठीक है। आपको पता है इनसाइड द होलो सिलेंडर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0। मतलब E की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ पे dV/dr क्या हो जाएगा, 0। अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन 0 होता है, मतलब वो फिजिकल क्वांटिटी क्या नहीं हो रही है, चेंज नहीं हो रही, क्योंकि डिफरेंशिएशन का 0 होने का मतलब ये है कि वो फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही है। मतलब V इज इक्वल टू आ जाएगा कांस्टेंट, कहाँ के लिए, जब यहाँ पे रेडियस की वैल्यू क्या हो जाती है, R। मतलब कि इधर अंदर के लिए बात कर रहे हैं हम, अंदर ही तो क्या था, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 थी, तो अंदर के लिए पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और किसके बराबर होगी, वो जो पोटेंशियल सरफेस पे होगा उसके बराबर होगा, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा बी वाला, 10 वोल्ट। समझ में आया आप लोगों को, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ लाइन जॉइनिंग द टू इक्वल चार्जेस Q। मतलब क्या कह रहा है, दो इक्वल चार्ज है Q, उनको ज्वाइन करने वाली लाइन जो है उस पे सेंटर पर हमने कोई चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ Q इज इक्वल टू, और जो तीनों चार्जेस हैं उससे बना हुआ सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम पे होगा अगर स्मॉल q की वैल्यू होगी क्या। तो 4 ऑप्शंस गिवन है। फर्स्ट है -q/2, सेकंड है -q/4, थर्ड है +q/4, फोर्थ है +q/2। तो देखिए सबसे पहले हम डायग्राम से समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई पॉइंट हो गया A, ये कोई पॉइंट है B, और इनका जो मिड पॉइंट है वो मान लेते हैं O। यहाँ पर चार्ज रखा हुआ है Q, यहाँ पर भी जो चार्ज रखा हुआ है वो Q, और यहाँ पर जो चार्ज है वो है स्मॉल q। ये डिस्टेंस मान लेते हैं r है, तो बताइए ये डिस्टेंस भी r ही होगी क्योंकि इक्वल है, और जो टोटल डिस्टेंस होगी वो 2r हो जाएगी। रीजन क्या है, क्योंकि इस 2r डिस्टेंस के मिड पॉइंट पर हमने कोई चार्ज रखा हुआ है, तो इस 2r को हमने 2 हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया। आप सोच रहे होंगे कि हमने इस डिस्टेंस को r क्यों नहीं माना। देखो आपका असम्पशन है, आप मान सकते हो, आपको जो करना है वो कर सकते हो। हमें ये अच्छा लगा, हमने ये कर लिया, ठीक है। अब देखिए ऑब्वियस सी बात है, अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो किसी भी चार्ज पर जो नेट फोर्स है उसकी वैल्यू क्या हो रही होगी, 0। मतलब कि हम कंसीडर करते हैं पॉइंट ए पर रखे हुए चार्ज पे फोर्स। अब क्या हो रहा होगा कि पॉइंट ए पर जो चार्ज है उस पर ये पॉजिटिव चार्ज रिपल्शन का फोर्स लगा रहा होगा।
अगर मान लो उतना ही फोर्स ये क्यू चार्ज अट्रैक्शन वाला लगा दे तो बताइए रिपल्शन अट्रैक्शन सब इक्वल हो जाएगा और ये जो चार्ज है वो इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अगर लाइक चार्जेस रिपल्शन करते हैं तो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्शन करते हैं, मतलब कि हमारे ये जो चार्ज है वो नेगेटिव होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं ऑप्शन के अंदर कि दो जो चार्ज हैं ए और बी वही हो सकते हैं, सी और डी तो गलत हो गया क्योंकि सी और डी पॉजिटिव है, ठीक है। तो ए और बी में से करेक्ट आंसर है। तो हम क्या कर रहे हैं, पॉइंट ए पर नेट चार्ज की वैल्यू को जीरो कर देते हैं। किस किस की वजह से, नेट फोर्स की वैल्यू को जीरो कर देते हैं। किस किस की वजह से, बी पर रखे हुए चार्ज की वजह से और ओ पर रखे हुए चार्ज की वजह से, ठीक है। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड एट ए इज इक्वल टू जीरो हो गया, ठीक है। अब वो किस किस की वजह से, बी पर रखे हुए चार्ज की वजह से और ओ पर रखे हुए चार्ज की वजह से। तो बी पर रखे हुए चार्ज की वजह से फोर्स हो जाएगा 1/4πε0 Q मल्टीप्लाइड बाय Q बाय 2R होल स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने देखा कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ये हो चुका है, प्लस 1/4πε0 हम किसकी वजह से निकालेंगे, ओ पर रखे हुए चार्ज की वजह से, कैपिटल Q स्मॉल q बाय डिस्टेंस कितनी R इसका होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। अब एक टर्म को उधर ले जाते हैं तो इस वाली टर्म को हम RHS में ले जाएंगे, तो 1/4πε0 कैपिटल Q स्मॉल q बाय R स्क्वायर दैट इज इक्वल टू नेगेटिव 1/4πε0 Q स्क्वायर बाय, देखिए इसका हम स्क्वायर करेंगे तो 4R स्क्वायर हो जाएगा। ये पूरा पूरा कैंसिल, एक Q से एक Q भी कैंसिल, R स्क्वायर से R स्क्वायर भी कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास बचा है केवल इधर से Q स्मॉल q दैट इज इक्वल्स टू -q बाय 4। तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, 2 point charges plus q and minus q are fixed at -d, 0 and +d, 0 respectively, ठीक है। मतलब यहाँ पर 2 पॉइंट चार्जेस हैं, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, बस पोलरिटी दोनों की क्या है, डिफरेंट डिफरेंट, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, और दोनों एक्स एक्सिस पर रखे हुए हैं, क्योंकि देखिए वाई एक्सिस जो है इनकी, वाई जो कोऑर्डिनेट है वो 0 है, मतलब ये कहाँ पर रखे हुए हैं, एक्स एक्सिस पर रखे हुए हैं रेस्पेक्टिवली ऑन एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो वाई की जरूरत ही नहीं, केवल एक्स कोऑर्डिनेट पे ही रखे हुए हैं। देन अब 4 ऑप्शन गिवन है, इनमें से बताना हमें कौन सा करेक्ट है। तो फर्स्ट कह रहा है द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई एट ऑल पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस हैज द सेम डायरेक्शन, ठीक। सेकंड कह रहा है वर्क हैज टू बी डन इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द ओरिजिन, ठीक है। थर्ड बोल रहा है द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल द पॉइंट्स ऑन द वाई एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक। फोर्थ कह रहा है द डाइपोल मोमेंट इज 2qd अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो हम सबसे पहले जो इसमें क्वेश्चन में गिवन है वो कंडीशन के हिसाब से हम डायग्राम बना लेते हैं। तो वो क्या कह रहा है, जैसे हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस हो गया, सबसे पहले हम एक्स एक्सिस बनाते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम दे रखा है ना, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं। जैसे वाई एक्सिस होगी, एक्स एक्सिस हो गया, इस एक्स एक्सिस पे ओरिजिन है ओ, यहाँ पर कोई सा पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है d, 0, यहाँ पर ये कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -d, 0, यहाँ पर जो चार्ज रखा हुआ है -d, 0 पर कितना चार्ज रखा हुआ है, +q, यहाँ पर रखा हुआ है +q और यहाँ पर रखा हुआ है -q, ठीक है। अब वो कह रहा है हमसे, फर्स्ट ऑप्शन में क्या कह रहा है, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस हैज द सेम डायरेक्शन। एक्स एक्सिस पे हर एक पॉइंट पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम डायरेक्शन है। अब देखिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, जो फोर्स की डायरेक्शन होती है। आप यूँ देखना कि जो पॉजिटिव क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पर कोई पॉइंट चार्ज अगर रखा होगा, ठीक है, टेस्ट चार्ज यहाँ पर रखा होगा, तो वो किस डायरेक्शन फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इस डायरेक्शन में, ठीक। अगर हम यहाँ पर किसी टेस्ट चार्ज को रख दें तो वो फोर्स किस डायरेक्शन में एक्सपीरियंस करेगा, इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज को रिपल कर देगा और ये नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देगा, ठीक है। यहाँ पर अगर हम किसी टेस्ट चार्ज को रख देंगे तो इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट हो जाएगा। अब देखिए सभी पॉइंट पे एक जैसी डायरेक्शन है क्या, यहाँ इस पॉइंट के इधर और इस पॉइंट के उधर सभी पे लेफ्ट साइड में फोर्स लग रहा है, लेकिन देखिए दोनों पॉइंट के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो राइट साइड में लग रहा है। मतलब कि इधर इस पॉइंट के लेफ्ट में और इस पॉइंट के राइट में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव डायरेक्शन में, लेकिन दोनों पॉइंट के बीच में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो क्या पहला ऑप्शन हमारा सही हुआ क्या,
गलत हो गया। क्यों? क्योंकि वो हमेशा के लिए बात कर रहा है और यहाँ पे हमेशा वो सही नहीं बैठेगा। अब देखिए सेकंड ऑप्शन में कह रहा है वर्क हैज टू बी डन इन ब्रिंगिंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द ओरिजिन। अब आपको पता है पोटेंशियल एट द इक्वेटोरियल लाइन जीरो होता है। मैंने आपको जब इलेक्ट्रिक डायपोल पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना सिखाया था तो इक्वेटोरियल डायरेक्शन में हमने पोटेंशियल की वैल्यू क्या बताई थी? जीरो। तो बताइए दोनों की इक्वेटोरियल डायरेक्शन ये होगी। अब इससे इन्फानाइट से कहीं से भी आप टेस्ट चार्ज को लेकर आओ, सीधे सीधे लेके आओ कहाँ तक? ओरिजिन तक। तो बताइए ये जो सरफेस है इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह बिहेव करेगी। ये सरफेस अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो यहाँ पर हमें कोई वर्क डन करना पड़ेगा क्या? क्योंकि हमने देखा था इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर हम कोई चार्ज को मूव कराते तो हमें कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता। तो ए ऑप्शन भी गलत हो गया, बी ऑप्शन भी क्या हो गया? रॉन्ग हो गया, क्योंकि हमें कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। वो कह रहा है कि हमेशा वर्क डन करना पड़ेगा, हम कह रहे हैं हमें एक कंडीशन तो ऐसी होगी जब हमें कोई वर्क डन नहीं करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारे पास वो क्या कह रहा है? एक मिनट, कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल द पॉइंट्स ऑन द वाई एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस। मतलब कि वाई एक्सिस पे आप कहीं पे भी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देख लो, वो कहाँ पर होगी? अलोंग द एक्स एक्सिस। अब हम क्या करते हैं, इस पॉइंट पे नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। प्लस क्यू चार्ज की वजह से तो दूर जाना चाहेगा, नेगेटिव क्यू चार्ज की वजह से पास आना चाहेगा, तो इधर इस डायरेक्शन हो जाएगी। और हमने देखा था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट इक्वेटोरियल डायरेक्शन इस तरह से आई थी। तो आप कहीं पे भी फाइंड आउट कर लो, इसी डायरेक्शन में आने वाली है। तो बताइए क्या सही कह रहा है? क्या एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में क्या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? कहीं पे भी चल जाओ, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ही मिलेगी। तो सही ऑप्शन कौन सा है हमारा? थर्ड वाला। अच्छा फोर्थ और देख लेते हैं कि फोर्थ का सही है कि नहीं। द डायपोल मोमेंट ऑफ इज 2qd अलोंग एक्स एक्सिस। अब देखिए डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला आपको पता है, P इज इक्वल टू Q इंटू 2a। ठीक है, अब Q की वैल्यू तो Q है ही सही, 2a इज इक्वल टू देखते हैं। देखिए दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक d है और ये भी d है, तो टोटल डिस्टेंस 2d हो जाएगी। ठीक है, तो 2qd तो आ रहा है, लेकिन क्या अलोंग एक्स एक्सिस आ रहा है? आपको पता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है। कहाँ से कहाँ तक? नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की ओर। तो अलोंग एक्स एक्सिस नहीं है, अपोजिट टू द एक्स एक्सिस है। मतलब कि अलोंग एक्स एक्सिस मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन जाना, ये तो कहाँ जा रहा है? नेगेटिव डायरेक्शन में। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है और डी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? ओके, फोर्थ क्वेश्चन आप देख रहे हैं, आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा होगा और डायग्राम में क्या कह रहा है? मेटेलिक सॉलिड स्फीयर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक कोई मेटेलिक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, मेटल का सॉलिड स्फीयर है, मतलब मेटेलिक कंडक्टर हो गया है हमारे पास। ठीक, उसको हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया। द लाइन ऑफ फोर्स फॉलो द पाथ शोन इज फिगर। मतलब हमें 4 पाथ दे रखे, 1 2 3 4। कौन सा पाथ फॉलो करते तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएगी। ठीक है, तो मैं एक डायग्राम बना देता हूँ। यहाँ पे इस तरह से मेटेलिक स्फीयर गिवन है। पहले डायग्राम में इस तरह से लाइन जा रही है, ठीक है। सेकेंड डायग्राम में लाइन इस तरह से जा रही है। थर्ड के अंदर भी लाइंस फर्स्ट जैसी ही दिख रही है आपको, ठीक है। फोर्थ के अंदर लाइन क्या हो रहा है, थोड़ा सा इधर बनाते हैं, यूं होते हुए फिर उसके बाद यूं बाहर निकलते इधर इस तरह से जा रही है, ठीक है। तो ये फर्स्ट हो गया। एक्चुअली फर्स्ट में लाइन नहीं बननी चाहिए थी। फर्स्ट में आप थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लेना कि फर्स्ट में इस तरीके से लाइन है, ठीक है। और ये सेकंड हो गया, ये फर्स्ट पाथ, ये सेकंड पाथ, ये थर्ड पाथ और ये फोर्थ पाथ, ठीक है। ये किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है वो हमें पता करना है। अब आपको बताएं कि जो मेटल कंडक्टर होता है, सॉलिड अगर है तो इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स तो पास होता ही नहीं है। मतलब कि यहाँ पे अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको नहीं दिखने वाली है। तो जो सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। रीजन क्या है इसका, रीजन समझ लीजिए। सॉलिड मेटेलिक स्फीयर है, अगर कोई सॉलिड मेटेलिक स्फीयर है मतलब कंडक्टर है, तो कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं होती। मतलब कि मेटल के कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होता। लेकिन इन दोनों केसेस में क्या बता रहा है कि मेटल के अंदर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है, तो ये दोनों तो गलत ऑप्शन हो जाते हैं। अब रहा सवाल फर्स्ट है या फोर्थ है। अब फर्स्ट और फोर्थ में क्या है, देखिए मेटेलिक कंडक्टर की ये
परपेंडिकुलर होती है। जब भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी मेटेलिक कंडक्टर की आती है तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। सरफेस ऑफ कंडक्टर की क्या आपको परपेंडिकुलर दिख रही है? यहाँ से परपेंडिकुलर आती हुई दिख रही है क्या? नहीं। अच्छा ये देखिए, ये परपेंडिकुलरली इंटर कर रही है और ये अगर एग्जिट भी कर रही है तो परपेंडिकुलरली कर रही है। तो जो फोर्थ ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा और फर्स्ट ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। समझ में आया आपको? रीजन क्या था? क्योंकि फर्स्ट वाले के अंदर आपको डायग्राम में थोड़ा सा करेक्शन कर लेना कि इनसाइड से पास नहीं हो रही है वो, ठीक है। और फोर्थ वाले ऑप्शन में क्या हो रहा है कि वो सरफेस पे परपेंडिकुलरली इंटर कर रही है और एग्जिट भी परपेंडिकुलरली कर रही है, इसलिए वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको डायग्राम दिख रहे हैं और पूछा गया है कि 3 पॉजिटिव चार्जेस ऑफ इक्वल वैल्यूज Q आर प्लेस्ड एट द वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। 3 चार्जेस हैं, हर एक का मैग्नीट्यूड Q है, पॉजिटिव चार्ज है और इक्विलेटरल ट्रायंगल की वर्टेक्स पे रखे हुए हैं। द रिजल्टिंग लाइन ऑफ फोर्स शुड बी स्केच एज इन। 4 आपको डायग्राम दे रखे हैं, चारों में से किस तरह से बनेगी लाइन। ठीक है, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, अपन एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पे +Q चार्ज पुट कर देते हैं। ठीक है, चार्ज हम पुट कर देते हैं और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाते हैं। अब आपको दिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जैसे कि फोर्थ ऑप्शन में, डी वाले ऑप्शन में आपको सर्कुलर बनती दिखाई दे रही है। अब आपको पता है कि कोई भी अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे चलेगा, यहाँ पर रखा होगा, तो ऐसा तो नहीं होगा गोल गोल घूम के यहाँ पर वापस आ जाए। ठीक है, तो मतलब डी वाला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। अच्छा, गोल क्यों नहीं घूम सकता है? क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर तो फोर्स लगेगा ना इस डायरेक्शन में, इधर से फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, इधर से फोर्स लगेगा नीचे की डायरेक्शन में, तो नेट वो इधर की तरफ नीचे घूमता हुआ चला जाएगा। गोल गोल थोड़ी ना घूमेगा, गोल गोल तो तब घूमेगा कि जब उस पर फोर्स कंटिन्यूसली ऐसा लग रहा हो, अंदर की टेंजेंशियल फोर्स लग रहा हो, लेकिन कंटिन्यूसली तो लग नहीं रहा, इसलिए फोर्थ ऑप्शन तो गलत हो गया। अच्छा, एक चीज और देखना, सेकंड वाले ऑप्शन में आपको क्या दिख रहा है? सेकंड वाले ऑप्शन में आपको दिख रहा है कि तीनों चार्जेस के बीच में एक आपको सर्कुलर दिख रहा होगा। ठीक है, इस तरह से सर्कुलर आप लोगों को लाइन दिख रही होगी। अब ये क्या पॉसिबल है क्या? देखिए, कोई भी चार्ज इस तरह से कहीं पर भी रख लो आप, यहाँ पर इस चार्ज की वजह से फोर्स, इस चार्ज की वजह से फोर्स, इस चार्ज की वजह से फोर्स का कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं हो सकता कि वो सर्कुलर डायरेक्शन में घूमे। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है तो कभी भी सर्कुलर डायरेक्शन नहीं घूमेगा। तो देखिए, डी ऑप्शन भी गलत है, बी ऑप्शन भी गलत है। अब ए ऑप्शन को देखते हैं। ठीक है, अब बताइए क्या कोई टेस्ट चार्ज यहाँ से निकल के इस तरह से जाएगा क्या? अरे देखिए, ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव, वो तो पॉजिटिव तो दूर जाना चाहेगा ना, तो यहाँ से निकल के इधर तो जाएगा नहीं, वो क्या होगा, यहाँ से निकलेगा इधर और नीचे की तरफ इधर चला जाएगा। तो इस तरह से जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो भी क्या हो चुका है, गलत हो चुका है। और जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है सी वाला। अब मैं इसकी कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको बना के बताता हूँ किस तरह से बनती है। ठीक है, मान लो एक कोई चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, एक यहाँ पर रखा हुआ है, एक यहाँ पर रखा हुआ है। इधर वाला तो सीधे सीधे निकल जाएगा, यहाँ पर रखा हुआ है सीधा निकल जाएगा, इधर रखा हुआ है सीधा निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से लाइंस इसकी बनेंगी। ऐसा नहीं चला, मतलब सीधा निकलता हुआ चला जाएगा। और यहाँ पर भी अंदर नहीं मोड़ना है, इसको सीधा निकलना है। समझ में आप लोगों को? तो बताइए, ये डायग्राम जो हमने बनाया है वो किसकी तरह मैच हो रहा है? आपको थर्ड वाले डायग्राम की तरह मैच होता दिख रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। ठीक है, समझ में आपको एक्सप्लेनेशन उसका? नेक्स्ट देखते हैं, 6 क्वेश्चन में कह रहा है 6 चार्जेस 3 पॉजिटिव एंड 3 नेगेटिव। 6 चार्ज हैं, उसमें से 3 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव हैं ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, और सबका मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। आर प्लेस्ड एट द वर्टाइसेस ऑफ द रेगुलर हेक्सागोन। सभी को क्या कर रखा है, एक रेगुलर हेक्सागोन के वर्टेक्स पे रखा हुआ है। ठीक है, सच दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ इज डबल द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि इस तरह से रखा हुआ है कि ओ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डबल हो। कब? व्हेन ओनली वन पॉजिटिव चार्ज ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड इज प्लेस्ड एट आर। ठीक है, तो डायग्राम देखते हैं। डायग्राम में क्या कह रहा है, रेगुलर हेक्सागोन बना रखा उसने। ये हमारा रेगुलर हेक्सागोन, आप सपोज कर लीजिए रेगुलर हेक्सागोन। पॉइंट्स दे रखे हैं P,
क्यू आर एस टी यू और सेंटर पे कोई पॉइंट है ओ, ठीक है। वो ये कह रहा है कि इन सब की वजह से जो नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है ना, वो ऐसी आनी चाहिए कि आर पे अगर कोई पॉजिटिव चार्ज रखा हो उसकी वजह से इंटेंसिटी का डबल आ जाए। मतलब कि इन सब की वजह से जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डबल होना चाहिए। किसकी वजह से? इसकी वजह से, जो आर पे रखा हुआ है चार्ज उसकी वजह से। विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ द चार्ज इज पॉसिबल फॉर पी क्यू आर एस टी एंड यू रेस्पेक्टिवली। मतलब चार हमें अरेंजमेंट दे रखे हैं, उनमें से कौन सा पॉसिबल है। तो देखिए 3 पॉजिटिव है 3 नेगेटिव है, तो पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, आर पर जो रखा हुआ है वो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। आर पर जो चार्ज रखा हुआ है वो हम पॉजिटिव चार्ज सपोज कर लेते हैं कि आर पर कैसा रखा है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब क्या है, इनको अरेंजमेंट करना है, तो हम एक पॉजिटिव चार्ज तो हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए अगर हमें आर की वजह से जो इंटेंसिटी उसका डबल करना है तो यहाँ पर भी हमें कैसा रखना होगा, नेगेटिव चार्ज रखना होगा। क्यों रखना होगा, इसका रीजन समझिए। अगर ये पॉजिटिव चार्ज इसको इधर की डायरेक्शन में धक्का देगा तो ये वाला उसको इसी डायरेक्शन में खींच लेगा। सिंस ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ, जो फोर्स इधर की डायरेक्शन में लग रहा है इस आर की वजह से, वही फोर्स से यू भी इसको खींच रहा है। तो जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर प्रोड्यूस कर रहा है ओ पर, वही इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यू भी प्रोड्यूस कर देगा कहाँ पर, ओ पर। बट डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। मतलब आर की डायरेक्शन ओ की डायरेक्शन में, आर की वजह से जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो की डायरेक्शन में है, तो यू पर भी जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी यू की डायरेक्शन में हो जानी चाहिए, ठीक है, इस तरह से। अब क्या करना है हमें, इस पे जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो डबल होगी, किसके, अकेले आर की वजह से। क्योंकि देखिए आर की वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई होती, ठीक है, तो इन दोनों की वजह से जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 2 ही होगी। क्या मतलब, हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हुई। अब हमें अगला काम क्या करना है, इन चारों की वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो कर देना। मतलब पी क्यू एस और टी हमें दिख रहा है, इनकी वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जानी चाहिए, जीरो। तो मतलब अगर हमारे यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो हमारे पास क्या हो गया, 3 पॉजिटिव चार्ज हो गए, क्या 3 पॉजिटिव चार्ज हो गए, एक नेगेटिव भी हो गया, 2 नेगेटिव बचे, तो इधर नेगेटिव तो इधर भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो इस तरह से हमारा पी क्यू आर एस टी का अरेंजमेंट हो चुका है, ठीक है। अब देखिए क्या क्या अरेंजमेंट हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। अब आप देख रहे होंगे कि ये वाला अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। मतलब कि हमें जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से किसी में भी ये वाला अरेंजमेंट नहीं आ रहा है। मतलब पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो हम क्या कर सकते हैं, एक अरेंजमेंट और पॉसिबल है। जैसे कि पी पर अगर हमारा पॉजिटिव चार्ज है, इसकी जगह हम नेगेटिव रख दें तो इस पर भी नेगेटिव रखना होगा। अब हमारे पास क्या हो चुके हैं, नेगेटिव 3 हो चुके हैं, 1 2 और ये 3। यहाँ पर हम पॉजिटिव चार्ज रख देते हैं और इस पॉइंट पर भी हम पॉजिटिव चार्ज रख देते हैं, तो हमारा कॉम्बिनेशन सही बैठ रहा है क्या। देखिए 3 पॉजिटिव चार्ज, 1 2 3 पॉजिटिव चार्ज, 3 नेगेटिव चार्ज, 3 नेगेटिव चार्ज। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो आ ही रही है। अगर अकेले आर की वजह से देखे तो ई, दोनों की वजह से देखे तो 2 ई। इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लिया, इन दोनों ने भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लिया। यहाँ से अरेंजमेंट देखते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव। इस तरह से हमारे ये वाला ऑप्शन क्या हो रहा है, मैच हो रहा होगा। देखिए किस ऑप्शन से मैच हो रहा है, ये हमारा हो रहा है डी वाले ऑप्शन से मैच। तो ये डी वाला जो होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया किस तरह से सॉल्व करा। उसे बस ट्रिक ये थी कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर की वजह से जो आ रही है वो क्या होनी चाहिए, डबल होनी चाहिए, उसकी डबल हो जानी चाहिए। किसकी वजह से, पूरे चार्ज के सिस्टम की वजह से। तो उसके लिए क्या करा हमने, अपोजिट जो चार्ज थे उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 कर दी। बस इतना सा काम करा हमने, ठीक है। ये तो हमारा 6 क्वेश्चन। अब आप 7 क्वेश्चन देख रहे होंगे। 7 क्वेश्चन में क्या करा है आपको, एक कंसीडर अ चार्ज कॉन्फ़िगरेशन एंड अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस इज शोन इन फिगर। ठीक है, तो आपको एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस अज्यूम करनी है जिस तरह से डायग्राम में बता रखी हो। उसके अंदर आपको दिख रहा होगा 2 चार्ज दिख रहे होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, और बाहर एक चार्ज दिख रहा होगा केवल पॉजिटिव। अंदर जो चार्ज हैं वो कैसे हैं, अपोजिट नेचर के हैं लेकिन इक्वल मैग्नीट्यूड के। जैसे कि ये प्लस Q1 है, ये माइनस Q1 है, बाहर जो चार्ज रखा है प्लस Q2 है। ठीक है, इस तरह से हमें 3 चार्ज गिवन है और पूछ रहा है व्हेन कैलकुलेटिंग द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स कैलकुलेट करें, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं ओवर द स्फेरिकल सरफेस, द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ड्यू टू। मतलब कि जब हम इस स्फेरिकल सरफेस के ऊपर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करना चाहते हैं, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेजर करना चाहते हैं,
तो वो किस किस की वजह से होगा? तो ए ऑप्शन है केवल Q2 की वजह से, बी ऑप्शन है ओनली द पॉजिटिव चार्जेस, थर्ड है ऑल द चार्जेस और फोर्थ है माइनस Q1 और प्लस Q1। ठीक है, तो 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? देखिए अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे नेट फ्लक्स जो होने वाला है वो 0 होने वाला है। रीजन क्या है कि इस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज क्या है? 0, प्लस Q1 माइनस Q1 एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रहे हैं, और बाहर जो चार्ज रखा है उसका तो कोई फ्लक्स ही नहीं आने वाला है। यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू तो 0 आने वाली है, लेकिन हम जब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो किस किस की वजह से? 1, 2, 3 तीनों की वजह से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो व्हेन कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द इलेक्ट्रिक फील्ड स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस की वजह से होगी? इसकी वजह से भी होगी, इसकी वजह से भी होगी और इसकी वजह से भी होगी, तो मतलब तीनों चार्ज की वजह से होगी। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑल द चार्जेस, सी वाला जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 8th क्वेश्चन देख रहे हैं अब हम। Two equal point charges are fixed at x equals to minus a and x equals to plus a on the x axis। ठीक है, तो ये हमारा x एक्सिस है, x एक्सिस पे क्या कर दिया है हमने? x इक्वल्स टू माइनस ए बना दिया है और x इक्वल्स टू प्लस ए बना दिया है, और बीच में क्या हो जाएगा? ओरिजिन हो जाएगा। अनदर पॉइंट चार्ज q इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन, तो यहाँ पर क्या करा हमने कि यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है q और यहाँ पर भी रखा हुआ है q, तो इक्वल पॉइंट चार्जेस यहाँ पर रख दिया है एंड अनदर पॉइंट चार्ज q इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन, तो कैपिटल Q हमने ओरिजिन पर रख दिया है। When it is displaced by a small distance x along the x axis is approximately proportional to, ठीक है, तब उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके प्रोपोर्शनल होगा? 4 ऑप्शन गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन है x होगा, सेकंड ऑप्शन जो है b वाला वो x स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, थर्ड जो है x क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा, या d वाला जो है 1/x के प्रोपोर्शनल होगा। आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे? ठीक है, 4 ऑप्शन भी दिख रहे हैं। ओके, देखिए इसमें क्या कह रहा है वो, कि कह रहा है कि अगर आप Q जो चार्ज रखा है ओरिजिन पे, अगर आप उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देते हो तो जो एनर्जी होगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी, उसमें किसके प्रोपोर्शन होगा? मतलब x के प्रोपोर्शन होगा, वो किस तरह से वेरी करेगा? तो ए ऑप्शन दे रखा है x के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, x स्क्वायर के होगा, x क्यूब के होगा, या 1/x के होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम पहली कंडीशन में इसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करते हैं, फिर सेकंड कंडीशन में फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन तो ये हमारे पास है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो a हो जाएगी, और ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी? a हो जाएगी, जो ओरिजिन पर रखा हुआ है। सेकंड कंडीशन में देखते हैं, ये चार्ज हमारा q है, ये हमारा प्लस q चार्ज है, और ये हमारा स्मॉल q है। ये x इक्वल्स टू माइनस ए पर रखा हुआ है, ये x इक्वल्स टू प्लस ए पर रखा हुआ है, x इक्वल्स टू प्लस ए, और ये क्या हो चुका है? थोड़ा सा डिस्प्लेस हो चुका है ओरिजिन से। जैसे मान लो ओरिजिन है, तो ओरिजिन से यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो चुकी है? x हो चुकी है। ठीक है, तो ये प्लस ए पर था, ये माइनस ए पर था, और जिसका स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वो कितना हो चुका है? x। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्प्लेसमेंट हो चुका है a प्लस एक्स, ये डिस्टेंस हो चुकी है a प्लस एक्स, और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी? a माइनस एक्स। रीजन क्या है? ओरिजिन से यहाँ तक की डिस्टेंस a थी, थोड़ा सा आगे बढ़ गया तो डिस्टेंस क्या होगी? कम होगी, a माइनस एक्स इधर से बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है? दोनों केसेस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, दोनों का फिर डिफरेंस कर देना, ताकि हमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाए। तो इनिशियल वाली कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करते हैं U1 या UI निकाल लेते हैं। UI मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, किसी भी चार्ज पर निकाल लो आप। एक काम करो, यहाँ पर जो रखा हुआ चार्ज उस पर निकाल लेते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था 1/4πε0। ठीक है, अब देखिए ये वाले चार्ज को हमने डिस्टर्ब नहीं करा, तो इसकी वजह से कोई पोटेंशियल में चेंज नहीं होगा, केवल किसकी वजह से होने वाला है? इसकी वजह से। तो हम केवल इसी की वजह से पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि देखिए फाइनल कंडीशन और इनिशियल कंडीशन में दोनों चार्ज के जो बीच की डिस्टेंस है वो क्या है? सेम है, कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है। तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे? इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी एंड इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो U1 इज इक्वल हो जाएगा 1/4πε0, इन दोनों की वजह से पोटेंशियल एनर्जी Q/A, ठीक है, प्लस 1/4πε0, इन दोनों की वजह से फाइंड आउट कर लेते हैं Q/A। ठीक है, चाहो तो आप इन दोनों के लिए भी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो सेम आने वाला है क्योंकि दोनों के डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q/A, और ये कितने टाइम्स हो जाएगा? 2 टाइम्स। रीजन क्या है? क्योंकि दोनों सेम वैल्यूज हैं। ठीक है, सेकेंड कंडीशन में फाइंड आउट करते हैं U फाइनल। ठीक है, U फाइनल में क्या हो जाएगा? देखिए 1/4πε0
क्यू क्यू बाय, अब डिस्टेंस क्या हो चुकी है a प्लस एक्स, ठीक है। अब इधर की वजह से पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर लेते हैं, दोनों की वजह से 1/4πε0 क्यू क्यू बाय a माइनस एक्स। समझ में आया आप लोगों को? अब हमें क्या करना है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में से इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस कर देनी। इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 1/4πε0 क्यू क्यू कॉमन ले सकते हैं, इधर बचेगा 1/a प्लस एक्स माइनस 1/a माइनस एक्स। हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं इसका, चलो इधर ही सॉल्व कर लेंगे। तो u इज इक्वल टू जाएगा u फाइनल माइनस u इनिशियल, दैट इज इक्वल टू 1/4πε0, देखिए 1/4πε0 क्यू क्यू, 1/4πε0 क्यू क्यू, ये सब में कॉमन आ रहा है, हम यहाँ से कॉमन निकाल चुके 1/4πε0 क्यू कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू। इधर क्या बचेगा 1/x प्लस ए माइनस 1/x माइनस है, 1/x a प्लस एक्स माइनस 1/a माइनस एक्स। इधर माइनस में ui आना है, मतलब 2/a, तो ये 2/a आना है। समझ में आ गया आप लोगों को 2/a क्यों लिखा, क्योंकि बाकी सब क्या हो चुका, कॉमन निकाल चुके हैं, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेके सॉल्व करना है, 1/4πε0 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा a प्लस एक्स a माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई ए, जिधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो a माइनस एक्स। एक काम करते हैं, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद a माइनस ए को सॉल्व करेंगे, तो काफ़ी आसान रहेगा उसके लिए हमें, ठीक है। ये हो जाएगा a प्लस एक्स, इसको होल स्क्वायर कर दें, a प्लस बी माइनस बी, मतलब कि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो a माइनस एक्स माइनस ए माइनस एक्स, ठीक है, माइनस a बाय 2, सॉरी 2/a, 2/a, ठीक है। और इस तरह से a से a कैंसिल हो गया, क्या हो चुका है, a से a कैंसिल हो चुका है, अब क्या बचा है, केवल x बच रहा है, वो भी माइनस का और ये भी माइनस का, बचा हुआ हम इधर सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि इधर स्पेस नहीं है हमारे पास। 1/4πε0 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इधर है, अब क्या बचा है हमारे पास, -2x अपॉन में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, -2/a। क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके बाद इधर सॉल्व करते हैं, तो इधर से a का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, इधर से इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। कुछ गड़बड़ तो क्या है, a माइनस एक्स माइनस ए माइनस एक्स, ओह सॉरी माइनस नहीं ये प्लस आना था, वही गड़बड़ तो मैं देखूँ, कुछ गड़बड़ तो हो गई यहाँ पे, तो ये प्लस ये भी प्लस होगा। अब a और a कैंसिल नहीं होगा, साइन की गड़बड़ हो गई, तो इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान दे लेना, x और x कैंसिल होगा, ठीक है, x और x कैंसिल होगा, तो यहाँ पर केवल बचेगा 2a बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा 2a। इसको हम सॉल्व करेंगे, 1/4πε0 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा a टाइम्स ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a स्क्वायर, इधर का मल्टीप्लाई करेंगे तो -2a स्क्वायर और -2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये दोनों तो क्या हो चुके कैंसिल। अब देखिए, अब ये जो x है बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, तो डिनोमिनेटर के लिए केवल a स्क्वायर के कंपेरेटिवली a स्क्वायर बहुत ही, एक्स स्क्वायर बहुत ही छोटी क्वांटिटी है, तो हम एक्स स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो डिनोमिनेटर में क्या बचा है 1/4πε0 क्यू क्यूब, न्यूमरेटर बचा है 2x स्क्वायर अपन में a क्यूब है। अब देखिए a क्यूब ये सब चीज़ें तो कांस्टेंट है, तो सब हट जाएंगे, 2 भी कांस्टेंट है, u जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है आपको एक्स स्क्वायर के, मतलब कि जो सेकंड ऑप्शन है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा, मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज है वो एक्स स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। क्या करा हमने इनिशियल पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर ली, ठीक है, फाइनल पोजीशन के लिए पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर ली, और दोनों का डिफरेंस निकाले ताकि हमें पता चल जाए चेंज जो पोटेंशियल एनर्जी वो किसके प्रोपोर्शनल है। तो हमने इस पूरे कैलकुलेशन के बाद देखा जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वो एक्स स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखने में ऐसा लग रहा था कि क्वेश्चन बहुत ही छोटा है, इजीली सॉल्व हो जाएगा, लेकिन जब हमने सॉल्यूशन देखा इसका तो काफ़ी ज़्यादा वो लेंदी निकला, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन देख के आप जजमेंट मत कर लेना, कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत लेंदी होती है और वो निकलता बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे कि अब जो 9th वाला आप देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पे, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, उसमें क्या दे रखा है उसने, कंसीडर अ थिन स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस आर, थिन स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस आर आपको कंसीडर करना है, विथ इट्स सेंटर इज एट ओरिजिन, मतलब उसका जो सेंटर है वो कहाँ पर, ओरिजिन पे, कैरिंग यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज ऑफ डेंसिटी, मतलब कि उसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी वो यूनिफॉर्म है,
द वेरिएशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद द डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर इज द बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय विच ग्राफ। चार आपको ग्राफ भी दिख रहे हैं, तो मैं आपको चारों ग्राफ बना देता हूँ, तब तक आप उसको अच्छे से देख लो और पता करो कि कौन सा ग्राफ आपका सही है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, जब तक आप उसको अच्छे से देख लो। देख लिया आप लोगों ने, अच्छे से कर लिया सॉल्व इसको। ठीक है, सॉल्व करने के बाद ही मेरा सॉल्यूशन देखना। देखिए आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है, मैंने 4 डायग्राम बनाए, बिल्कुल एग्जैक्टली तो नहीं दिख पा रहे होंगे वैसे, लेकिन फिर भी आप सपोज के लिए वैसे ही बने हुए हैं। अब देखिए इनमें 4 डायग्राम में हमें बताना है कि कौन सा रिप्रेजेंटेशन सही किसके लिए, स्फेरिकल शेल के लिए। तो हम एक स्फेरिकल शेल अज्यूम कर लेते हैं। स्फेरिकल शेल के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। अच्छा, फर्स्ट ही क्वेश्चन में मैंने बताया था आपको कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा वो इनसाइड द स्फेरिकल शेल V इज इक्वल्स टू कांस्टेंट रहेगा और E की वैल्यू क्या होगी, 0। ठीक है, अच्छा E के लिए हमने डायग्राम भी बनाना सीखा था, किसके लिए, E वर्सेस R के लिए। तो R की जो वैल्यू एक टाइम पे जब R हो रही थी वहां तक तो स्फेरिकल शेल के लिए क्या थे, 0। सडनली बढ़ के फिर धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट हुई थी। अब इसमें से देख लीजिए कौन सा ऐसा केस है। अब देखिए ये जो मैंने रेड कलर से बना रखा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए बना रखा है, और जो ब्लू से डॉटेड लाइन बना रही है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए। ठीक है, ये आपको खुद को समझना है उस तरीके से। तो ये इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कुछ ना कुछ है, ये गलत है। यहाँ पर भी अलग भी ऑप्शन भी क्या है, गलत है, मतलब सी ऑप्शन भी गया हमारा और बी ऑप्शन भी गया। अब ए और डी में से कोई सा करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। अब आपको पता है कि इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पर 0 है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर 0 है, वहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट। यहाँ पर देखिए पोटेंशियल तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे हम रेडियस मतलब आगे बढ़ते जा रहे हैं सेंटर से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है। जबकि पोटेंशियल होलो कैविटी के अंदर स्फेरिकल शेल के अंदर क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। इसमें देखते हैं सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है। 0 है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्कुल 0 है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं रेडियस पे आते टाइम, मतलब कि स्फेरिकल शेल की सरफेस पे आते टाइम सडनली इंक्रीमेंट हुआ, फिर धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो सही है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के देखते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अंदर की साइड जब स्फेरिकल शेल के अंदर है तो कांस्टेंट है, जैसे बाहर की तरफ आए तो बाहर आने पर डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है बाहर के लिए, V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R। ठीक है, ये होता है Q बाय मतलब कि R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे बाहर जाएंगे R की वैल्यू क्या होती चल जाएगी, डिक्रीज होती चल जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा डी, सही एक्सप्लेनेशन उसका डी होगा। समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना, फिर इसको सॉल्व करके बताना मुझे। ठीक है, आपको दिख रहा होगा बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके लिए थोड़ा सा आपको थिंकिंग चाहिए, कुछ कैलकुलेशन भी चाहिए, तब जाके सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करें, ट्राई करें, फिर उसके बाद मैं करना बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, देखो खुद सॉल्यूशन जब तक ना करो तब तक मेरे सॉल्यूशन को मत देखना, ट्राई मत करना उसको। देखिए क्वेश्चन में कुछ इस तरह से दे रखा है, तो यहाँ पर हम हमें क्या करना है, किसी पॉइंट P पर, ये कोई जो पॉइंट है P पर, हमें इस स्फीयर की वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। और यहाँ पर ये क्या इस तरह से स्फेरिकली कैविटी दे रखी है। ठीक है, अब आपने देखा है इसमें 4 ऑप्शन भी गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है कि उनसे पूछा है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एम्प्टी स्पेस की वजह से, एम्प्टी स्पेस में क्या होने वाली है। फर्स्ट ऑप्शन है 0 एवरीवेयर, सेकंड है नॉन 0 एंड यूनिफॉर्म, थर्ड है नॉन यूनिफॉर्म एंड फोर्थ है 0 ओनली एट इट्स सेंटर। ठीक है, तो 4 ऑप्शन हम लिख देते हैं। ए ऑप्शन क्या है, 0 है। बी ऑप्शन है नॉन 0 एंड यूनिफॉर्म। सी ऑप्शन है नॉन यूनिफॉर्म
और डी ऑप्शन है नॉन जीरो एट इट्स सेंटर, सॉरी जीरो ओनली एट इट्स सेंटर। ठीक है, देखना कौन सा इसमें से गेस सही है। अब आपको याद होगा जब मैंने एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम आपको पढ़ाई थी तो उस टाइम पे मैंने आपको स्फेरिकल शेल की वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना बताया था। स्फेरिकल शेल के इनसाइड जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, वो बताया था रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। आप जाके चेक कर सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल शेल यही होता है। अब हम क्या करने वाले हैं, हमें इस रीजन की वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो हम ये करेंगे, सबसे पहले इस पूरे स्फेरिकल शेल की वजह से इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लेंगे, ये मान के कि कैविटी है ही नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, इस कैविटी सिर्फ ये मानेंगे कि इस कैविटी में ही चार्ज है और कहीं पर चार्ज है नहीं, तो इस कैविटी की वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लेंगे। फिर हमें क्या करना है, टोटल में से इसकी वजह से जो इंटेंसिटी आ रही है ना उसको माइनस कर देंगे। मान लो कि पूरी की वजह से E1 आ रही है और इस कैविटी की वजह से E2 आ रही है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकंड केस में क्या मान के कर रहे हैं, केवल जो चार्ज है इस कैविटी में ही प्रेजेंट है उसकी वजह से इस पॉइंट पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, वो कितनी आएगी, E2 आ जाएगी और हमें क्या करना है, नेट फाइंड आउट करना है E1 माइनस E2 करके। तो इस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तब सबसे पहले क्या करना है, हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। इसकी वजह से जो कितनी आने वाली, E1 एक वेक्टर होता है, E1 इज इक्वल्स टू रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए ये जो डिस्टेंस है डायरेक्टली हम इसको मेजर कर रहे हैं, तो ये जो डिस्टेंस डायरेक्टली आ रही है, ठीक है, इसको हम एक्स वेक्टर मान के चल रहे हैं। क्या है ये एक्स वेक्टर, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी, एक्स वेक्टर हो जाएगी। ठीक है, अब हम इस कैविटी की वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं। थोड़ा सा क्लियर डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, और ये इधर सेंटर मान लो थोड़ा सा इसका इधर है, मान लो कि इस कैविटी का सेंटर इधर है, वैसे तो है नहीं लेकिन मान लो कि कैविटी का सेंटर इधर है, तो इसकी वजह से जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो वाई वेक्टर की डायरेक्शन में आएगी। ठीक है, तो E2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E2 इज इक्वल टू हो जाएगा रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट वाई वेक्टर। ये समझ में आया कि नहीं, हमने E1 और E2 कैसे लिखा और क्यों लिखा। देखो कॉन्सेप्ट बस इतना सा है कि हमें इस जो दिख रहा है आपको डॉटेड रीजन या शेडेड रीजन दिख रहा है उसमें चार्ज प्रेजेंट है, उस चार्ज की वजह से P पॉइंट पे आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो हमने क्या करा, ये पूरे स्फीयर की वजह से मान लो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, E1। कैविटी में ही अगर चार्ज प्रेजेंट हो तो उसकी वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, E2। अब हम क्या करेंगे, E1 माइनस E2 कर देंगे। तो हमने क्या करा, पूरे स्फीयर में से इस कैविटी को अलग कर दिया, उसकी वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। ठीक है, तो वो क्या होगा, E1 वेक्टर माइनस E2 वेक्टर हमें करना है, दैट इज इक्वल्स टू रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट एक्स वेक्टर माइनस रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट वाई वेक्टर हो जाएगा। वेक्टर से घबराना नहीं, रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट क्या करेंगे, एक्स वेक्टर माइनस वाई वेक्टर करेंगे। ठीक है, अब आपको ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पता है, मान लो कि दोनों जो सेंटर के बीच की डिस्टेंस है वो a हो जाती है। ठीक है, अब आपको पता है a वेक्टर इसी डायरेक्शन में यहाँ से यहाँ तक, तो क्या होगा, वेक्टर a प्लस वेक्टर y इज इक्वल टू वेक्टर x होगा ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंगली। अगर हमें वेक्टर a की वैल्यू पता करनी है तो वेक्टर x माइनस वेक्टर y होगा कि नहीं होगा, तो मतलब वेक्टर x माइनस वेक्टर y के प्लेस पे हम वेक्टर ए पुट कर सकते हैं क्या। ठीक है, तो रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट और वेक्टर a। अब बड़े ध्यान से देखना कि ये जो आ रहा है हमारा ई नेट आ रहा है, नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या क्या आ रही है उस फॉर्मूले में, रो है, वेक्टर a है, 3 और एप्सिलॉन नॉट। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट होती है, 3 की वैल्यू कांस्टेंट है और एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है। और एक और चीज, ये जो स्फीयर है और जो कैविटी का सेंटर है, स्फीयर का सेंटर और कैविटी का सेंटर दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या a, ये भी तो कांस्टेंट रहने वाली है। मतलब कि अगर आप P पॉइंट यहाँ पर कहीं पर भी कंसीडर कर लो, लेकिन a तो क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहेगा कि नहीं रहेगा। जैसे कि अगर आप P पॉइंट यहाँ कंसीडर करते हो तब भी दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगी कि नहीं रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ, जो ई नेट है हमारा, नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो सब कुछ क्या होने वाला है, कांस्टेंट होने वाला है। कांस्टेंट है मतलब क्या होगा, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म लेकिन जीरो है क्या, नहीं है, मतलब नॉन जीरो एंड यूनिफॉर्म है, मतलब करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, समझ में आया क्या करा हमने ये करा कि टोटल जो स्फीयर है उसकी वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर ली,
इस कैविटी की वैसे इंटेंसिटी इलेक्ट्रिसिटी फाइंड आउट कर ली, दोनों को सब्ट्रैक्ट करा दिया, कुछ हमारे पास वेक्टर फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म में देखा उसको ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगा के सॉल्व करा, तो ये जो क्वांटिटी आ रही थी वो कांस्टेंट आ रही थी, कांस्टेंट है बट नॉन जीरो है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, नॉन जीरो एंड यूनिफॉर्म। ठीक है।